इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा दुधारू पशुओं में संतुलित आहार का महत्व। किसान भाई जैसा जाने हैं कि दुधारू पशु पाले हैं, गाय भैंस, और वो अपनी घरेलू ज़रूरत और व्यावसायिक ज़रूरत के लिए भी, तो उनको जो है संतुलित और पौष्टिक आहार समय समय पर मिलता रहे, जिससे कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। इसके ऊपर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ साथ भाइयों करेंगे मनोरंजन, और साथ ही करेंगे समसामयिक विषयों से संबंधित और जानकारी पर चर्चा। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा दुधारू पशुओं में संतुलित आहार का महत्व। किसान भाइयों, पशुपालक भाई चाहे वो शहरी हों या ग्रामीण, हर जगह जो है थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इस समय जो है वो देखें, चाहे महंगाई भी क्यों ना हो थोड़ी बहुत, या महंगा भी क्यों ना पड़ता हो, पर उसमें जो है कम खर्च करके दुधारू पशुओं से अच्छा फ़ायदा ले सके हैं। और जो पशुओं को दिया जाने वाला चारा या दाना संतुलित और नियमित हो तो पशुओं से बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सके है। क्योंकि ज़रूरी है कि पशुओं को अपने शरीर का जो भार है या शरीर का स्वास्थ्य जो है वो सही रखने के लिए और साथ साथ दूध उत्पादन के लिए जो है अच्छे और पौष्टिक चारे की और संतुलित आहार की जो है ज़रूरत पड़ा है, चाहे वो दाने के रूप में हो, चाहे हरे चारे के रूप में हो, या फिर सूखे चारे के रूप में हो। तो ऐसा आहार जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण जैसे पोषक तत्वों को जो इस अनुपात में उपलब्ध करवावे है कि पशुओं को 24 घंटे तक ज़रूरत शक्ति प्रदान कर सके और संतुलित आहार जो है वो उसको मिलता रहे, यही जो है उनका संतुलित आहार कहलावेगा। कोई भी दाना चारा पशु को खिलाने से पहले इस बात का जो है खास ध्यान रखना चाहिए कि आहार संतुलित हो, जल्दी पचने वाला हो, स्वादिष्ट हो और पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे कि ताज़ा और स्वच्छ हो और कड़वा या विषैला ना हो, और आसानी से उपलब्ध होने के साथ साथ ज़्यादा महंगा ना हो। दुधारू पशुओं में देखा गया है कि जो समय समय पर उनको जो अच्छा पौष्टिक आहार देंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इसके साथ साथ उनसे उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ जो है वो हर साल जो है समय पे जो है वो ब्यावेंगे और समय पे जो है नए दूध होंगे, और इस तरह से जो ब्यांत मारने की समस्या कई बार आ जाए है दुधारू पशुओं में, वो भी उनमें नहीं रहने की। और जब वो समस्या नहीं रहने की तो डेयरी उत्पादन के लिए जो रख रहे हैं, डेयरी व्यवसाय के लिए जो दूध उत्पादन के लिए पशु पाल रहे हैं किसान भाई या पशुपालक भाई, उनको जो है किसी प्रकार की समस्या नहीं आने की और उससे उनको लाभ और फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। नहीं तो जो ब्यांत मार ले पशु तो उसमें ये समस्या आ जा है कि भाई ले 1 साल या 1.5 साल जो है खड़े पशु खावेगा और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाए कि हमने अच्छा पौष्टिक आहार जो है अपने पशुओं को देना है, जिससे कि पशु स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और उनसे ज़्यादा दूध के रूप में उत्पादन हम ले सकें। चाहे वो गाय हो, भैंस हो, जो कि दूध उत्पादन के लिए ज़्यादातर डेयरी व्यवसाय के लिए या फिर घरेलू ज़रूरतों पूरा करने के लिए किसान भाई पाले हैं, इनकी तरफ हमने खास ध्यान देना पड़ेगा। और दुधारू पशुओं में 2 प्रकार का आहार जो है आमतौर पर दिया जा है। एक तो निर्वाह के लिए आहार है, यानी कि पशु को जीवित रहने के लिए और उनके सारी शारीरिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए जो है दिए जाने वाला आहार, वो पशुओं के लिए निर्वाह आहार के रूप में जाना जा है। आमतौर पर इस आहार की जो पूर्ति है हम पौष्टिक चारों के जरिए कर ले हैं,
जो बरसीम, जई या रिज का उपलब्ध है तो दाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि हरा पौष्टिक चारा जो है मिलवे चारे के रूप में उनको उपलब्ध हो रहा है। और इसके साथ साथ जो ज्वार या मक्की की चरी उपलब्ध हो तो आमतौर पर गाय को जो है 1 किलोग्राम और बड़ी गाय या भैंस को 1.5 किलोग्राम दाना जो है निर्वाह आहार के रूप में देना जरूरी हो जाए। और जो हरा चारा उपलब्ध नहीं है और सिर्फ भूसा है तो ऐसी स्थिति में साधारण गाय को 1.5 किलोग्राम दाना और भैंस को 2 किलोग्राम दाना देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो कई तरह के हरे चारे उपलब्ध हैं या फिर मौसम के अनुसार, जिस तरह मिलवा चारे के रूप में ले लें, मक्का लोबिया हो गया, भूसा बरसीन होगी, ज्वार ग्वार हो गया, दोनों मिला के दे दिए। और इस तरह के जो चारे मिल रहे हैं तो इन चारों का जो सारा मिश्रण भी जो है बहुत ही अच्छा माना जाए है पशुओं की सेहत के लिए और दूध उत्पादन के लिए। और प्रयास भी ये करना चाहिए कि पशुओं को जो है मिलवा चारा या मिश्रित चारा जो है दिया जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आजकल के दिनों में खुले में जो चरान है वहाँ ले जाने का इतना ना तो किसान भाइयों के, पशुपालक भाइयों के पास समय है, ना जगह इतनी है, क्योंकि ज़्यादातर वो खेती के अंतर्गत ज़मीन आ जाए और उस पर खेती करने लग जाए किसान भाई, जो थोड़ी बहुत पहला रखे भी कराए थे, तो वो घटती जा रही है। तो ऐसी अवस्था में जब खुले में पशु नहीं चरण जा रहा है तो उसके लिए शारीरिक ज़रूरत और दूध उत्पादन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए कि उनको हम मिश्रित या फिर मिश्रण या न्यू कह लो कि मिलवा चारा जो है, जैसा हमने जिक्र कराया कि मक्का लोबिया या भूसा बरसीम या ज्वार ग्वार या इसके साथ और चारा भी जई वगैरह मिला दे हैं, जौ मिला दे हैं, समय के अनुसार मौसम के अनुसार जो भी हरा चारा उपलब्ध हो रहा है वो उनको दिया जा सके। और इसी तरह से जो हम दाना दे रहे हैं तो उस दाने में भी जो चोकर आ जा, छिलका आ जा चने का, समझो दाना चना आ जाए है उसके अंदर, या और तरह के जो दलहनी दालें हैं उनको भी मिला के दिया जा सके है, गेहूं है, जौ है, जई है, काली जीरी है, इस तरह से मिला के जो है, या मेथी है, दाने के रूप में इकट्ठा मिला के उसको पिसवा के भी तैयार कर सके हैं और वो पशुओं को हम एक पौष्टिक आहार के रूप में दे सके हैं। इसके अलावा जो हमने बात करी थी निर्वाह के लिए जो दे रहे हैं कि यानी कि उसकी शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए दे रहे हैं चारा, उसके अलावा उत्पादक आहार के रूप में भी हम उनको हरा चारा या फिर दाना देंगे। दुधारू पशुओं को उत्पादक आहार यानी दुग्ध उत्पादन के लिए आवश्यक विभिन्न पौष्टिक तत्वों की पूर्ति के लिए दिया जाए और ये दाने के रूप में दिया जाएगा। और इसमें देखें कि निर्वाह आहार के अलावा जो कुछ भी अलग से दिया जा रहा है उसे उत्पादक आहार के रूप में हम जानेंगे। उत्पादक राशन कितनी मात्रा में दिया जाए यह दुधारू पशु की उत्पादक क्षमता पर निर्भर करे है। और फिर भी कई बार देखा है कि पशुपालक भाई जो हैं वो दाने की मात्रा निर्धारित या निर्धारण करने के लिए जो है कुछ बातों का ध्यान रख सके हैं, यानी कि जो पशु उनके पास है और दूध दे रहा है वो कितने लीटर का दूध उत्पादन कर रहा है। मान लो 18 लीटर से अधिक दूध देने वाले पशुओं के लिए 1 किलोग्राम दाना प्रति 4 लीटर गाय के दूध के साथ, और इसके अलावा जो देखें तो 3 लीटर भैंस के दूध के लिए देना चाहिए। और इस दाने में 1 भाग चूरी, 2 भाग खड़ी और 1 भाग भूसी यानी चोकर वगैरह उसमें मिला कर दे सके हैं। इसके अलावा 18 लीटर से कम पर 7 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाले पशु के लिए 1 किलोग्राम दाना जो है वो उसमें देखा जाए कि प्रति 3 लीटर गाय के दूध के उत्पादन के साथ, या फिर 2 लीटर 500 मिलीलीटर या 2.5 लीटर जो भैंस के दूध के लिए जो है वो हम उसको दे सके हैं। इस दाने में 1 भाग गेहूं और चने का चोकर जो है उसे मिला सके हैं और 1 भाग खड़ी और 1 भाग चूरी जो है उसके अंदर मिला के दे सके हैं। इसी तरह से 7 लीटर से कम दूध देने वाले पशु के लिए 1 किलोग्राम दाना प्रति 2.5 लीटर गाय के दूध के साथ उत्पादन में देख सके हैं। और इसके अलावा 2 लीटर भैंस के दूध के लिए जो है वो दाना हम दे सके हैं। इस दाने में 1 भाग गेहूं और 1 भाग चने का चोकर जो है वो मिला सके हैं, जो उनको समय समय पर दिया जा सके है। इसके अलावा खनिज लवण है। हर दुधारू पशु को खनिज लवणों का देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इनकी कमी से पशु में कई तरह की बीमारियां हो जाए हैं और उनकी उत्पादन क्षमता पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ा है। या फिर न्यू कह लें कि खनिज तत्व देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पशुओं को प्रतिदिन जो है आयोडीन युक्त 50 ग्राम जो नमक है वो भी ज़रूर खिलाना चाहिए। और इसके साथ साथ कई
पशुपालक भाई या किसान भाई तो क्या कर रहे हैं कि खुरली में जो है सिंधा नमक का डला घेर दे हैं, वो भी ठीक है। उसमें दे रहे हैं कि बजाय के पशु जो है खुरली चाट रहा है या उसकी दीवार चाट रहा है, मिट्टी खा रहा है, इनसे बचा रहेगा और उसमें खनिज लवणों की कमी कम होगी और इससे पानी भी जो है वो ज़्यादा पिएगा। संतुलित आहार के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि दुधारू पशुओं को समय समय पर जो है प्रतिदिन अच्छा ताज़ा साफ़ सुथरा पानी जो है वो पिलाया जाए, जिससे कि उनकी शारीरिक क्षमता जो है वो पूरी बनी रहे और किसी भी प्रकार की पानी की कमी शरीर में पशुओं के ना हो। और जब साफ़ सुथरा पानी पीने न मिलेगा तो जाहिर है कि खास करके जिन पशुओं की सानी कर रहे हैं या सूखा चारा दे रहे हैं और दाना दे रहे हैं, उनको थोड़ा पानी की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए। जहाँ हरा चारा मिल रहा है तो हरे चारे के साथ जो है फिर भी, क्योंकि हरे चारे में पानी की मात्रा होगी तो उसमें नमी की मात्रा वहाँ से पूरी हो जाए। तो इसलिए ये भी ज़रूरी हो जाए कि अपने दुधारू पशुओं को पशुपालक भाई किसान भाई जो है प्रतिदिन साफ़ सुथरा जो है ताज़ा पानी पशुओं को सुबह दोपहर शाम या जब भी उपलब्ध हो उनको दिया जाए। कोशिश तो यह करनी चाहिए कि पशुओं के जहाँ बांधने की जगह है उसी जगह जो है एक पानी की व्यवस्था करी जाए, जिससे कि पशु जो है जब मर्जी चाहे, जब उसको ज़रूरत महसूस दे, प्यास लगे, उसी समय वो पानी पी ले। और नहीं तो फिर कम से कम 3 से 4 बार तो जो है दिन में पशुओं को साफ़ ताज़ा पानी ज़रूर पिलाना चाहिए, जिससे कि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और इसके साथ साथ बहुत से पशुपालक भाई जो हैं उनको जो सरसों की खड़ी है, बिनौले की खड़ी है या और जैसे सूरजमुखी के बीज की खड़ी आ जाए वो भी उनको दे दें हैं, तो वो भी समय समय पे हमने उनके दाने में हरे चारे में प्रतिदिन के हिसाब से वो उसके अंदर हम दे सके हैं। या कई जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आगे आगे समय बदल रहा है, उसके अंतर्गत देखे हैं ज़्यादा सर्दी में बहुत से पशुपालक भाई बिनौले जो हैं वो उनको उबाल के दे हैं और उसके साथ साथ उसमें कई बार मीठा करने के लिए उसमें गुड़ भी डाल दें हैं या सीरा भी डाल दें हैं। ये भी बढ़िया है कि पशु ठंड से उसमें बचे रहें। या इसके साथ साथ समय समय पे उसमें नमक भी डाल दिया जाए और नमक जो है वो उसके जब गेहूं का दलिया बना के भी उनको दे सकें। खास करके जो पशु जाबड़ हैं, ब्याने वाले हैं, उनकी देखरेख करने के लिए भी उनको स्वस्थ और पौष्टिक आहार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। कई बार पशुपालक भाइयों के मन में यह बात आ जाए कि पशु जो है, चाहे गाय है चाहे भैंस है, वो दूध से हट गया या भाग गया, क्योंकि अब वो जो है अगले ब्यात में जब ब्याह होगा तब वो पशु जो है 2-3 महीने के लिए उसको खाली छोड़ना भी ज़रूरी है। तो उस अवस्था में क्या करें कि उनको कम जो हरा चारा है या फिर न्यू कह लो के जो दाना है वो कम देना शुरू करते हैं कि भाई ये कौन सा दूध दे रहा है। नहीं, पशु को अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो हमारे गर्भ वाले पशु हैं उनको भी जो है पूरा पौष्टिक आहार देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पेट में जो बच्चा पड़ रहा है उसको भी स्वस्थ रखने के लिए और जो आप भविष्य के लिए स्वस्थ कटड़ू बछड़ू चाहें तो उसके लिए भी उनकी अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए ऐसे जाबड़ पशुओं को भी जो है दुधारू पशुओं को अच्छा पौष्टिक आहार जिसमें हरा चारा और उसके साथ साथ जो है दाना जो है वो उनको देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे पशु स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और पशुपालक भाई किसान भाई जो अपने दुधारू पशुओं से जब उनको संतुलित आहार देंगे तो अच्छा भरपूर फ़ायदा उनसे ले सकेंगे। तो भाइयों, यह तो करी हमने चर्चा दुधारू पशुओं में संतुलित आहार का महत्व और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने ये लोकगीत। सुरती बिन भजन, भजन बिन जीवन, जीवन सुना संगीत बिना, संगीत राग बिन, राग भाग बिन, अरे भाग धर्म की जीत बिना। सुरती बिन भजन, भजन बिन जीवन, जीवन सुना संगीत बिना, संगीत राग बिन, राग भाग बिन, भाग धर्म की जीत बिना। धर्म दान बिन, दान श्रद्धा बिन, श्रद्धा भाव विचार बिना, विचार बुद्धि बिन, बुद्धि शुद्धि बिन, और शुद्धि है संस्कार बिना,
संस्कार मात बिन, मात पिता बिन, पिता फर्ज परिवार बिना, परिवार मेल बिन, मेल अकल बिन, अकल काम रुजगार बिना, रुजगार लगन बिन, लगन लगे बिन, और लगना सच्ची प्रीत बिना, संगीत राग बिन, राग भाग बिन, बाग धर्म की जीत बिना। चाहत बिन, चाहत इश्क बिन, इश्क जवानी जोश बिना, और जोश खून बिन, खून शरीर बिन, शरीर साधना होश बिना, होश ध्यान बिन, ध्यान संत बिन, संत दया संतोष बिना, संतोष त्याग बिन, त्याग सत्य बिन, सत्य ज्ञान की ओस बिना, और ओस किरण बिन, किरण रवि बिन, रवि अगन की रीत बिना, संगीत राग बिन, राग भाग बिन, भाग धर्म की जीत बिना। मिलन बिन, मिलन सने बिन, सने समय स्थान बिना, स्थान पूजा बिन, पूजा मंदिर बिन, मंदिर सुनना भगवान बिना, भगवान भगत बिन, भगत भक्ति बिन, भक्ति विधि विधान बिना, विधान नियम बिन, नियम जीव बिन, जीव हरि गुणगान बिना, गुणगान जीव बिन, जीव शब्द बिन, शब्द वेद प्रतीत बिना, संगीत राग बिन, राग भाग बिन, भाग धर्म की जीत बिना। वंश बिन, वंश वर्ण बिन, वर्ण कर्म पहचान बिना, पहचान गुणों बिन, गुण विद्या बिन, विद्या सुनी विद्वान बिना, विद्वान वेद बिन, वेद पढ़े बिन, पढ़ना आत्म ज्ञान बिना, ज्ञान गुरु बिन, गुरु योग बिन, योग ब्रह्म की जान बिना, और जान जति बिन, जति सती बिन, सती पति मन मीत बिना, संगीत राग बिन, राग भाग बिन, भाग धर्म की जीत बिना। खोज बिन, खोज समझ बिन, समझ सोच इंसान बिना, इंसान चरित्र बिन, चरित्र संयम बिन, संयम दीन ईमान बिना, ईमान बचन बिन, बचन न्याय बिन, न्याय पंच प्रधान बिना, प्रधान ताज बिन, ताज राज बिन, राज लोक कल्याण बिना, कह राम कुमार
कल्याण भी सुना गुरु दिलीप सिंह के गीत बिना, संगीत राग बिन राग भाग बिन, भाग धर्म की जीत बिना। सुरती बिन बचन, ये तो सुने भैया ने लोकगीत राम कुमार वर्मा की आवाज़ में। और भाइयों अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 22 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 21.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। कल अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कहीं कहीं बादल भी छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना है। और भाइयों अब करेंगे चर्चा कल के कृषि कार्यक्रम पर। कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा स्वच्छ भूमि व स्वच्छ पर्यावरण का कृषि पैदावार में महत्व। इसके अलावा भेंटवार्ता सुनाएंगे फसल अवशेष प्रबंध पर डॉक्टर प्रवीण कुमार एडीओ रादौर से। इसके अलावा जानकारी देंगे IYOM महिला एवं विकास विभाग द्वारा मोटे अनाज के क्षेत्र में कार्य पे। और इसके साथ भाइयों अब करेंगे चर्चा प्राकृतिक खेती संजीवक खाद, यानी कि जैसा आप जाने हैं कि परंपरागत तरीकों को जो है एक तरह से दोबारा जीवित करें और उनके साथ जुड़ के जो है एक प्राकृतिक रूप से खेती करें, तो उसमें किसान भाई अपने खेतों में होने वाले खर्च को भी कम कर सके हैं और इसके साथ साथ जो न्यू कहें कि रासायनिक तत्वों का जो है शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ रहा है या मिट्टी पर प्रभाव पड़ रहा है, उससे भी बचा जा सके है। तो संजीविक खाद का जब हम जिक्र करें हैं तो ये प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ एक दवा है जो कि फसलों को सीधे तौर पर दिया जाए। इसके इस्तेमाल से फसलों की सही वृद्धि के साथ साथ कई तरह के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। इसको बनाने के लिए जो देखें जो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगी 100 लीटर के लिए जो बनाना है हमने, उसमें 30 किलोग्राम गाय का गोबर, 3 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम गुड़ और 66 लीटर पानी। और इस सब में एक ड्रम में जो है 30 किलोग्राम गोबर और 3 लीटर गौमूत्र 500 ग्राम गुड़ को अच्छे से मिला दें और अच्छे से मिलाने के बाद 66 लीटर पानी भी इसमें मिला लें और इसके साथ एक कपड़े से ढक कर 10 से 12 दिन तक इसको रखें और 10 से 12 दिन के बाद लकड़ी से इसको अच्छी तरह से हिला कर इस्तेमाल कर सकें। और जहाँ तक इस्तेमाल का तरीके की बात है तो प्रति किले के लिए जो है 200 लीटर की मात्रा में 2 से 3 बार जो है इसको इस्तेमाल किया जा सके है। सिंचाई पानी के साथ या मिट्टी के साथ मिला के भी इसको इस्तेमाल कर सके हैं और एक प्राकृतिक खेती के रूप में इस खाद का इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा किसान भाई अपने खेतों से उठा सके हैं। और भाइयों अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत जड़ वाली सब्जियों की काश्त पर। जैसा कि किसान भाई जाने हैं कि जड़ वाली जो मुख्य फसलें हैं उनमें गाजर, मूली, शलगम है। और गाजर कैरोटीन, फाइबर, विटामिन के, पोटाशियम, एंटीऑक्सीडेंट का एक जो है बहुत बढ़िया स्रोत माना गया है। इसके अलावा गाजर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करे है, आंखों की सेहत को सुधारे है और गाजर में मौजूद कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के खतरे को भी कम करे है। मूली खासतौर पर विटामिन सी, जिंक, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कैल्शियम और लौह तत्व का एक बहुत बेहतर स्रोत माना गया है। मूली हमारे शरीर में लीवर और पेट को साफ रखे है और इसमें मौजूद विटामिन सी आपको सामान्य जो सर्दी है और खांसी से दूर रखेगा और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावेगा। शलजम में विटामिन ए, सी, बी के साथ पोटाश, मैग्नीशियम, लौह तत्व, कैल्शियम और तांबा जो है काफ़ी मात्रा में पाया जा है। तो जो किसान भाई जड़ वाली सब्जियों की काश्त करना चाहें वे ज़्यादा पछेत ना करें और समय पर खेत तैयार करके इनकी बिजाई कर सकें। और जब जड़ वाली सब्जियों की काश्त की या बिजाई की बात आवा है तो सवाल ये भी उठा है कि इनकी मुख्य किस्में या उन्नत किस्में कौन सी हैं। तो गाजर की जो मुख्य किस्में हैं उनमें है पूसा केसर या केसरिया रंग की अगेती अर्देसी किस्म है। इसमें पत्तों का भाग कम है और इसकी पैदावार 100 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल जाए। हिसार गैरिक या एक एशियाई किस्म है और इसकी जड़ें लंबी और संतरी रंग की हैं। इसकी पैदावार 110 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल सके है। नेंटिस या एक यूरोपियन किस्म की
है गाजर की, जिसकी जड़ें बेलनाकार, पूंछनुमा, सिरे वाली हैं। इसकी जड़ें गहरी संतरी रंग की हैं और इसकी उत्पादन क्षमता 100 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल सके है। जहाँ तक मूली की उन्नत किस्मों का सवाल है, उनमें है पूसा चेत की। इस किस्म को जो है गर्मी के मौसम में भी किसान भाई लगा सके हैं, क्योंकि यह किस्म ज़्यादा तापमान को भी सहले है और 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए है और इसकी उत्पादन क्षमता 60 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों को मिल सके है। हिसार स्वेती यह जो है एक अगेती किस्म है जो 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए है। 60 से 65 दिन के बाद इसकी जड़ें जो है किसान भाई इस्तेमाल कर सके हैं, खाने योग्य हो जाए। ज़मीन से बाहर आने पर इसकी जड़ें सफ़ेद रहे हैं। इसकी पैदावार 120 से 140 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों ने मिल सके है। इसके अलावा एक है वाइट आइसकिल। यह एक यूरोपियन किस्म है और 35 से 40 दिन में तैयार हो जाएगी और ठंडे समय में भी बिजाई के लिए बेहतर मानी गई है। इसकी जड़ें पतली, नरम और कम तीखी हैं। इसकी पैदावार 30 से 40 क्विंटल के प्रति किले के हिसाब से किसान भाइयों को मिल जाएगी। जहाँ तक शलजम की उन्नत किस्मों का सवाल है, उनमें है वाइट। यह एक अगेती और देसी किस्म है जो कि 60 दिन में खुदाई के लिए तैयार हो जाए है और जड़ें सफ़ेद दरमियाने आकार की हैं और इसकी पैदावार 60 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों को मिल जाएंगी। इसके अलावा है पर्पल टॉप वाइट ग्लोब। यह एक यूरोपियन किस्म मानी जाए है जो कि पछेती बिजाई के लिए बहुत बेहतर है। इसकी जड़ों का ऊपरी भाग बैंगनी और नीचे का भाग सफ़ेद होगा। इसकी जड़ें गोलाकार हैं और इसकी पैदावार 80 से 90 क्विंटल प्रति किले तक किसान भाइयों को शलजम के रूप में मिलेगी। जहाँ तक बिजाई का समय की बात है तो देसी गाजर की बिजाई का बहुत बढ़िया समय जो है वो मध्य सितंबर और मूली और शलजम की देसी किस्मों की बिजाई का जो है वो आजकल के दिनों तक ज़्यादा चेत ना करें। वैसे इसको अगस्त में भी बो सकें, सितंबर में भी, और अक्टूबर के महीने का जो पहला पखवाड़ा है उस तक जो है इसकी बिजाई कर सकें। और यूरोपियन किस्मों की बिजाई जो है यानी इस महीने यानी अक्टूबर और नवंबर तक जो है कर सके हैं। जहाँ तक खेत की तैयारी की बात है तो समतल खेत में 2-3 गहरी जुताई करें, गोबर की खाद को अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद सुहागा लगा कर नमी बनी रहे और ढेले वगैरह टूट जाए, खेत समतल हो जाए तो इसकी बिजाई कर सके हैं, जिसमें लाइन से लाइन का फासला 35 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे का फासला 6 से 8 सेंटीमीटर रखें। और जो चरों में डोलियों पर बोएंगे तो वो बेहतर रहेगा और डोलियों की चोटी पर 2 से 3 सेंटीमीटर नाली बना के बीज उसके अंदर बो सके हैं। जहाँ तक बीज की मात्रा का सवाल है तो 4.5 किलोग्राम गाजर के लिए, मूली के लिए 3 किलोग्राम, शलजम के लिए 2 किलोग्राम बीज प्रति किले के लिए पर्याप्त रहेगा। और खेत तैयारी के दौरान तीनों फसलों में लगभग 20 टन गोबर की खाद, 24 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति किले के हिसाब से उसके अंदर दे सके हैं। गाजर के लिए जो है 12 किलोग्राम पोटाश अलग से दे सके हैं। तो भाइयों, या तो करिए हमने चर्चा जड़ वाली सब्जियों की काश्त पे। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है। तो वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।